नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा है भारत जोड़ो यात्रा और हो रही राजनीति। पूरे 5 महीने बाद आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। इस दरमियान लाल चौक पर जाकर के राहुल गांधी ने तिरंगा भी फहरा दिया। लेकिन सियासत क्यों हुई? सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले मना कर दिया था कि हम तिरंगा नहीं फहराएंगे, ये तो आरएसएस का एजेंडा है। तो सवाल ये कि अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि तिरंगा फहराना पड़ गया? इसी मुद्दे पर करूंगी बड़ी बहस। सबसे पहले बताती हूं कि राजनीति किस प्रकार से हो। श्रीनगर में लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। हमारी भी जो ये भारत की यात्रा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही, फ्रैंकली बोलूं, इसमें कांग्रेसियों से ज़्यादा आम जनता चली है। तो ये एक प्रकार से भारत की यात्रा है, हमारी नहीं है। बीजेपी बोली, पीएम मोदी को धन्यवाद दें राहुल गांधी। लाल चौक श्रीनगर के अंदर राहुल गांधी गर्व से तिरंगा लहरा रहे हैं। आज कश्मीर में मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि हर हिंदुस्तानी कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक में जाकर गर्व से तिरंगा लहरा सकता है। तो तिरंगा लहराने के बाद राहुल जी, मोदी जी को धन्यवाद जरूर देना। श्रीनगर में लाल चौक पे तिरंगा लहराया है, अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाए, हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत दिखाई, धारा 370 समाप्त हुई, इसी कारण आतंकवादी शांत हैं। राहुल धारा 370 हटने की वजह से फहरा पाए तिरंगा। ये वही कश्मीर है जिसके भारत में एकीकरण के लिए हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था। ये वही कश्मीर है जहां स्वतंत्र भारत में एक ऐसा समय आया जब 10 वर्ष तक 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकते थे, 1988 से 1998। कांग्रेस ने लाल चौक पर तिरंगा फहराने को लेकर क्यों की कभी हां कभी ना? क्या आरएसएस के एजेंडे में फंस गई कांग्रेस? कांग्रेस ने क्यों लिया यू टर्न? और ऐसे में मैं पूछ रही हूं 5 सवाल। पहला सवाल, लाल चौक पर तिरंगे को लेकर कांग्रेस ने क्यों की कभी हां तो कभी ना? दूसरा सवाल, क्या आरएसएस के एजेंडे में फंस गई है कांग्रेस पार्टी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा सवाल, क्या पीएम मोदी की वजह से तिरंगा फहरा पाए हैं राहुल गांधी? चौथा सवाल, धारा 370 हटने से मिला लाल चौक पर तिरंगा फहराने का माहौल, इसीलिए तिरंगा फहरा पाए। और पांचवा सवाल, लाल चौक पर तिरंगा फहराने से कितना सियासी फायदा मिलने वाला है, ये भी सवाल। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत करूं। अनिल यादव प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, जो कि इस बहस में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। बादल देवनाथ टीएमसी के नेता है, वो भी इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। विनीत त्यागी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, मौजूद रहेंगे। परविंदर सिंह सेठी जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, इस डिबेट में साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ ईशान त्यागी भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े रहेंगे। सबसे पहले और सीधा रुख कर रही हूं सूर्य प्रकाश मैथिल जी का। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, पहले झंडा फहराने को, तिरंगा लहराने को आरएसएस का एजेंडा बता देते हैं, उसके बाद खुद ही जाते हैं और तिरंगा लहरा देते हैं। कांग्रेस पार्टी में क्या लगता है, इतनी कंफ्यूजन किस बात की है, इतना द्वंद क्यों? आखिर पहले भी तो उनको किसी ने नहीं रोका था तिरंगा फहराने से। धन्यवाद शाजिया। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे माता। देखिए शाजिया, आज कांग्रेस की स्थिति वो है कि उनको पता ही नहीं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। अब देखिए, यदि ये कहें कि आरएसएस का एजेंडा है
देश के अंदर तिरंगा लहराना, कश्मीर के अंदर तिरंगा लहराना तो हर देशवासी का एजेंडा होना चाहिए कि हमें तिरंगा लहराना है। देश के हर कूचे में, हर गली में, हर चौक पे तिरंगा लहराना है। और मैं तो कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और पूरी कांग्रेस से कि आपको धन्यवाद करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए हमारे परम पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, जिन्होंने श्रीनगर की उस चौक पे अपने आप को स्वाहा कर दिया था। उन्होंने कहा था 2 प्रधान 2 संविधान 2 निशान ये नहीं चलेंगे, और उनकी शहादत के बाद भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को लेकर चली। और आज लम्हों ने खता की थी और सदियों ने जो है सजा पाई, और आज उस सजा का खात्मा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 और 35 से हटाकर पूरे देश को मौका दिया कि वो जाएं और श्रीनगर के अंदर लाल चौक पर तिरंगा लहराया जाए। 10 साल तक इस देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया नहीं जा सका, यहां तक कि राज्यपाल जी तक वहां पर लहरा नहीं पाते तिरंगा। और गलती किसकी थी? ये गलती कांग्रेस की थी। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं आखिर क्या कारण रहा कि संविधान सभा में उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया कश्मीर को? आखिर क्या कारण रहा कि शेख अब्दुल्ला को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने की सदैव कोशिश की? ये सब चीजें हैं शाजिया, ये प्रश्न उठेंगे। आपको अपने 5 प्रश्नों के साथ साथ ये प्रश्न भी पूछने चाहिए। ठीक है, मैथिल जी लौटूंगी मैं आपके पास। बादल देवनाथ जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी इस समय टीएमसी के नेता है बादल जी। अनिल यादव का मैं सीधा रुख कर रही हूं। अनिल यादव, अपनी बात पूरी कीजिए। शाजिया जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज परेशान है इस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर। इन्होंने पुरजोर कोशिश करी इस यात्रा को जगह जगह पर समय समय पर रोकने की। आपको भी याद होगा किस तरीके से कोविड के लिए प्रोटोकॉल निकाल दिए गए, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो इन लोगों ने, अब कोविड आज खत्म हो गया, आज मोदी जी शो कर रहे हैं तो कुछ कोविड नहीं है, राहुल जी यात्रा करते हैं तो कोविड वापस आ जाता है, तो वो भी एक बहाना था। आपने, अगर हम कश्मीर की बात करें, आपने देखा किस तरह राहुल जी की जब यात्रा चल रही थी तो किस तरीके से पुलिस की सुरक्षा हटा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी षड्यंत्र कर वहां पे सुरक्षा हटा दी कि उन्हें लगा कि कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी जी डर जाएंगे, यात्रा में पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता डटे रहे। आपने भी देखा लाल चौक में पहले इन्होंने परमिशन नहीं दी और फिर उसके बाद कहते हैं कि ठीक है चले जाइए। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं है। कश्मीर भी हमारा है और कश्मीरी भी हमारे हैं। ये एजेंडा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। ये जो जबरदस्ती ये एजेंडा कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन अनिल यादव, आप ही की पार्टी की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा था तिरंगा फहराना लाल चौक पर एक तरह का एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है, बाकायदा ये भी कहा गया था। उसके बाद से आप लोग खुद ही चले जाते हैं तिरंगा फहराने। नहीं, फिर वो एजेंडा जो कहा गया वो जबरन जो भारतीय जनता पार्टी वाले, देखिए, हम किसी भी तरह की जबरदस्ती के खिलाफ है। हम किसी भी तरीके की जबरदस्ती के खिलाफ है। ये जो जबरदस्ती करके किया जाता है, नहीं आया था कि आरएसएस का एजेंडा है। देखिए, हम आज भी कहते हैं कि जबरदस्ती करना आरएसएस का एजेंडा है। आपकी जुबान जरा लड़खड़ा गई और ये सबको दिख गया। अनिल यादव, ये सबको दिख गया। मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, जल्दी से मैथिल जी अपनी बात रखिए, बाकी मैं तो बहुत विनम्रता से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि बार बार ये कह रहे हैं कि कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरियत भी हमारी है, सारे चौक हमारे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान किसकी देन है? मैं ये पूछना चाहता हूं परमिट सिस्टम किसकी देन था, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, परम श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के संघर्षों के बाद, उनके बलिदान के बाद वो खत्म हुआ। मैं पूछना चाहता हूं 1988 से लेकर 1998 तक आखिर क्या कारण रहा कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी लेकिन लाल चौक पर तिरंगा नहीं लहराया जा सका? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं जी का। इतने सालों के भीतर बताइए ना। अरे भैया, परमिट सिस्टम किसने खत्म किया? मैं ये पूछना चाहता हूं। 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान किसने खत्म किए? मैं पूछना चाहता हूं। और किसने 2 प्रधान 2 विधान 2 संविधान इस देश को दिए? इस संविधान के अंदर ये कुरीति को पूछना चाहता हूं। बताइए अनिल यादव, सवाल इतने तक हो गए क्या कि आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही? सवाल इतने तक हो गए क्या? पहुंचेगी नहीं। एक सेकंड, सवाल वाकई इतने तल्ख है क्या? अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। अच्छा, मेरे बोलती आवाज आ गई, मैथिल जी ने सवाल पूछ ली तो आप कह रहे हैं आवाज चली गई थी। इनके मुंह में दही जम जाता है। क्या बात कर रहे हैं? कुछ जब राष्ट्रवाद की बात हो तो मुंह में दही जम जाता है। अनिल जी, सवाल ये पूछा मैथिल जी ने कि इतने सालों के भीतर आप लोगों को याद नहीं आया तिरंगा फहराना। अचानक से ऐसा क्या हुआ? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि आप लाल चौक
पर जाना चाहिए और तिरंगा फहराना चाहिए, ये भूल करके कि हम ये बयान दे चुके हैं कि ये तो आरएसएस का एजेंडा होता अरे है। शाजिया जी, ये क्या मतलब है? चाहे लाल चौक हो, मैं आपको पहले भी बता चुका, चाहे लाल चौक हो, अरे चाहे कोई और परमिट चौक सिस्टम हो, किसने क्या खत्म भारतीय किया जनता था? पार्टी के लोगों से मैं परमिशन पूछना लेके चाहता हूं जाएंगे? अनिल ना यादव हमें जी, बताइए शाजिया जी से जरा। परमिशन लेने की जरूरत चलो है। कौन मैं बनेगा? राजनीतिक विश्लेषक जानकार हूं, खेलते या नाम हैं। से व्यक्ति पहले है, बताओ जो बड़ी परमिट सिस्टम अभद्रता से किसने बात खत्म कर किया रहे था? हैं। मैथिल जी सुन लीजिए, ये बताओ। मैथिल जी सुन लीजिए, मैथिल जी सुन लीजिए। परमिशन लेने ठीक की है, जरूरत ठीक है, नहीं आपके सवाल होगा, आप सुन लीजिए। इस देश का अरे सुनो तो कश्मीर सही भैया। का एक सेकंड, मैथिल जी, मैथिल जी, मैथिल जी, एक ना सेकंड, आपकी प्लीज। जरूरत है, बौखला ना कह आपकी रहे हो। मैथिल जी, एक बार जरूरत सुन है लीजिए उसके उनकी लिए। बात। हाँ। देखिए ऐसे नहीं कुछ होता, है ही नहीं इसको इनके इनको ये अपनी बारी इनके में पास पूरा कुछ बोले है ही और नहीं। हमारी बारी ठीक में है, हम ये बता ही बोले। नहीं ठीक है, पाएंगे ठीक है, कि ठीक है, इन्होंने डिबेट किस नहीं हो कारण पाएगी। से, किस एजेंडे से देश के अरे अंदर भाई, ही इनको भाजपा दो का विधान प्रवक्ता दो बना दीजिए, संविधान कर राजनीतिक दिए विश्लेषक थे। क्यों लिखा हुआ है इनके लिए? ये बता ही नहीं पाएंगे कि आखिर क्या कारण था, किस पर्सनल एजेंडे के तहत इन्होंने कश्मीर के अंदर परमिट सिस्टम लागू किया था, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान देकर उस परमिट सिस्टम को खत्म अरे किया भाई, था, जिसके अरे कारण क्या आज बात राहुल कर रहे गांधी हैं जी भाई? कश्मीर की गलियों में घूम रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए, घूम अब रहे हैं। सुन 2014 लीजिए। से पहले कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में। अब कभी क्या? देखिए, पहली बात, लाल चौक पे तिरंगा पहली बार नहीं फहराया गया देश के इतिहास में। पंडित नेहरू ने भी फहराया और भाजपा के लोगों ने भी फहराया है। तो ये कोई हम कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को नकारने की बात करें। इतिहास को आप लोग कश्मीर जो है, नकार रहे हैं। आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे अभिन्न पाए। अंग है ये और दे ही नहीं लाल पाएंगे, चौक इनके पास है ही नहीं एक चौक कुछ। पर तिरंगा फहराना कोई कोई ऐसी बात बिल्कुल। नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूं। 1988 से देखिए ईशान शादिया, त्यागी, 1988 से 1998 तक लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरा। ठीक है, ठीक इनके है, लिए ठीक कोई है। फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तिरंगा ठीक फहले है। ना अरे, फहले। पंडित शर्म ने आनी चाहिए इतिहास कांग्रेस के पढ़ो, प्रवक्ता पंडित को, नेहरू ने ईशान शर्म त्यागी आनी को चाहिए। डिबेट में- फहराया था वहां पर। ईशान त्यागी को डिबेट में लाइए। अनिल यादव आ रही हूँ बादल जी आपके पास भी। ईशान त्यागी, मुद्दा यही है, मुद्दा ये नहीं है कि तिरंगा फहराया गया या फिर नहीं, मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी में इतनी कंफ्यूजन क्यों थी तिरंगा फहराने से पहले। कभी बोलते हैं हाँ फहराएंगे, फिर कह देते हैं कि नहीं फहराएंगे, फिर कह देते हैं हाँ चलो फहरा देते हैं, फिर आखिरकार तस्वीर आती है कि चलो फहरा ही दिया। इतनी कंफ्यूजन क्यों, इतना द्वंद क्यों है कांग्रेस पार्टी में तिरंगे को लेकर के भी, जो सवाल तो देश ये की होता है आन कि बान शान कांग्रेस से है। आपको इतनी परेशानी क्यों? मुझे कोई परेशानी नहीं है। शाजिया जी, दिख रहा है वो, दिख रहा है। शाजिया थैंक यू जी, सो मच। मैं पहले राष्ट्र कवि दिनकर जी की एक कविता है, उसमें से 2 पंक्तियां पढ़ देता हूं भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी के लिए, जो मुझे लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने अचीव किया है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो कांटों में जो राह बनाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी में जो बौखलाहट है वो सूर्या मैथिल जी के चेहरे पे साफ साफ नजर आ रही है। जो उनकी आवाज है वो बहुत ऊंची हो गई है, क्योंकि देखिए आवाज ऊंची करने से वो सच को छुपाना चाहते हैं। सच क्या है? सच ये है कि ये आरएसएस का एजेंडा आप इसको बता रहे हैं। आरएसएस वो संगठन है जिसने 1925 से लेके कई सालों तक, कई वर्षों तक, कई दशकों तक तिरंगे को नहीं माना और तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पे फहराने का काम नहीं किया कभी भी। तो ये आरएसएस का एजेंडा पहली बात तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यहाँ पे ये है, कश्मीर की बात करते हैं और ये कश्मीरियत की बात करते हैं। कश्मीर में कितना इन्वेस्टमेंट आ गया 370 हटने के बाद? कितने कश्मीरी पंडितों को घर मिल गया? बताइए मुझे, नंबर बताइए। जो मनमोहन सिंह जी ने कश्मीरी पंडितों को घर बना के दिए थे, उन घरों के अलावा मोदी जी की सरकार में कितने घर बन गए हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, और कितने कश्मीरी पंडितों की जो फैमिलियां हैं वो जाके वहां पे रहने लग गई हैं? ये मुझे आंकड़े दे दीजिए। देखिए आंकड़े पे बात होगी यहाँ पे डिबेट पे, देश को हम गुमराह करने का काम ना करें। कितना इन्वेस्टमेंट आ गया डॉलर्स में, रुपये में, जितने में भी बताना चाहें, 2 रुपए, 4 रुपए, मिलियन डॉलर बता दीजिए। लेकिन सुनिए मेरी बात यहां पर, और ये भी बता दीजिए साथ में, देशभक्ति की बात करते हैं, क्यों चीन को लाल लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे हमारे प्रधानमंत्री? जब 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन हड़प लेता है, अरुणाचल में गांव बना रहे चीन, तब क्या हो जाता है? तब क्यों ये सवाल नहीं पूछते सूर्य मैथिल जी? पूछिए ना सवाल। इन तीनों सवाल के मुझे आप उत्तर ला के दे दीजिए, आंकड़ों के साथ, इसी पे बहस होगी। मैथिल जी 10 सेकंड, फिर विनीत जी के पास जाना है मुझे। मैथिल जी 10 सेकंड में बात रखिए। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें। ये गमले में उगे हुए लोग नहीं है, ये गमले में उगे हुए लोग आज बात कर रहे हैं, गमले में उगे हुए लोग हो। नहीं, कोई भी गवाह नहीं है, कोई भी गवाह नहीं है। मैं आपको बोलता हूं आप बिके हुए हैं, सदैव भारतीय जनता पार्टी के झंडे में बिके हुए हैं। कश्मीर यहाँ पे कोई भी गवाह नहीं है, सब देश के लिए काम कर रहे हैं, सब पार्टियों ने देश के लिए काम किया है। बिके हुए लोग क्यों बोल रहे हैं? आप लोग चाय पीते थे, यहाँ पर दस्तरखान
बिछाकर उनके संग बिरयानी खाते थे। ये आपने भी देखा होगा साजिया, किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के हत्यारों को ये बुला बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर चाय पिलाते थे। और ये बात आप बताना चाहता हूं साजिया, आज आप बताइए कि जाइए राहुल गांधी परिवार वापस चले गए, कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई कश्मीर में, कितने कश्मीरी पंडित वापस जा चुके हैं। अब आप लोग बात बताइए, कितनी नौकरी मिल गई कश्मीरी पंडितों को, बताइए कितनी नौकरियां जनरेट करी कश्मीर के लिए, बताइए क्यों इंटरनेट नहीं आता कश्मीर में, बताइए। ये सब सवालों के जवाब ये सब सवालों के जवाब आपसे देश और पूरा कश्मीर मांग रहा है। इन सब सवालों को उठाने का काम राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। आप बताइए, अरे भैया घबराहट किसको हो रही है? घबराहट आपको हो रही है, कांग्रेस को हो रही है। इसलिए तिरंगा लहराने के लिए भी कभी हाँ कभी ना 26 जनवरी को राहुल गांधी जी श्रीनगर में थे, उन्होंने लाल चौक पर जाकर तिरंगा क्यों नहीं लहराया? साथियों मैं पूछना चाहता हूं उनसे। और रही बात जहां की आर्थिक बात कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर किस प्रकार से विकास की गंगा बह रही है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था विनीत जी आंकड़ों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि मांग यही है कि आंकड़े रखे जाए, कितना विकास हो रहा है। बातें तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन वाकई विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी प्रकार के कोई आंकड़े हैं आपके पास? साजिया जी इसका जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन एक प्रश्न अभी निरुत्तर रह गया है, उसका जवाब देना पहले बाकी है। आपने पूछा कि कंफ्यूजन क्या है। हाँ। उसका जवाब किसी ने नहीं दिया, ना अनिल यादव जी ने दिया, ना मेरे भाई ईशान। हमने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो मैं जवाब कांग्रेस से ले लूंगी। ईशान भाई आंकड़े भी रखेंगे, आंकड़े रखेंगे, लेकिन एक बात मैं उससे पहले कहूंगा कश्मीरियों को लेकर। ठीक है अनिल यादव जी, पहले आप आंकड़े रखिए, कितना विकास हुआ ये बताइए। वो भी मैं रखता हूं साजिया जी, लेकिन इनकी कंफ्यूजन क्या थी वो एक सेंटेंस में बताना चाहता हूं आपको। कंफ्यूजन थी क्या? कंफ्यूजन ये थी कि अगर ये लाल चौक पर जाकर झंडा फहराते हैं तो इनके जो साथी हैं, जो सीमा पार बैठे हैं, या जो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस या हुर्रियत वाले नेता हैं, वो नाराज हो जाएंगे। झंडा नहीं फहराते हैं तो देश की जनता जो पहले ही इन्हें नकार चुकी है वो और ज्यादा इनसे नफरत करने लगेगी। ये कंफ्यूजन इनके पास। उनकी कंफ्यूजन आपने बता दी। पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया था बताइए जरा। विकास की गंगा जो बहाई है जम्मू कश्मीर में, उसका जरा डेटा बार-बार मांग रहे हैं ईशान। विकास की गंगा और यमुना दोनों का मैं जवाब देता हूं। 370 जब तक लागू थी जम्मू कश्मीर में, भारत का संविधान वहां पर लागू नहीं होता था। उसके बाद जब हटा और टेररिस्ट की एक्टिविटीज हमने बिल्कुल जीरो डाउन वहां पर कर दी कश्मीर में, तो आपने देखा, मैं पिछले साल का आंकड़ा आपको अक्टूबर तक का ही दे रहा हूं कि टेररिज्म से कैसे हम टूरिज्म तक जम्मू कश्मीर को लेके गए। केवल 5 महीने में 7 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में गए। क्यों गए? क्योंकि 370 हटने के बाद वहां आतंकवादियों को कुचलने का हमने काम किया, आतंकवाद को खत्म करने का हमने काम किया। इस वजह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए वहां पर टूरिस्ट। ईशान भाई आपके बीच में मैं नहीं बोला था, बिल्कुल तभी मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। एक सवाल अपने टाइम पूछिएगा। ये एक सवाल का जवाब दे दीजिए विनीत भाई। पूछिए कि पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 44 जवान शहीद हो गए देश के, सेना के, हमारी, हमें बड़ा गर्व है अपनी सेना पे, बिल्कुल होना, और उसके जवानों पे बहुत गर्व है हमें। लेकिन उसमें इतना जब आरडीएक्स आया था, हजारों किलो आरडीएक्स आया था, वो कहां से आया, कैसे प्रोक्योर हुआ, किन चैनल्स के थ्रू हुआ, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी में अगर पुलिस है, पुलिस आपके हाथ में है, कितने लोगों को आपने पकड़ लिया, कितने लोग जेल में है, बताइए। ये सब सवाल। अब थोड़ा धैर्य से सुनिएगा साजिया जी, इन्होंने आंकड़े पूछे, मैंने आंकड़े बताए, अब ये दूसरे सवाल पे गए हैं और मैं आशा रखता हूं। आंकड़े नहीं बताए, आप पूरा टाइम नहीं दीजिए, आप जॉब्स के आंकड़े बताइए, आप कश्मीरी पंडितों के घर के आंकड़े बताइए। एक सवाल आपने पूछा, उसका जवाब ले लीजिए, कश्मीरी पंडितों के घर भी बताइए। अरे साहब सुन तो लीजिए ना, तभी तो समझेंगे। अब इन्होंने दूसरा मेरे से सवाल पूछा है, मैं उसके जवाब देता हूं। देखिए, पुलवामा में भी हमला हुआ, हमारी सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला हुआ। एक हमला 26/11 में मुंबई पे भी हुआ था। दोनों में अंतर क्या है मैं बताता हूं। उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी, उससे भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स ये गुजारिश करती रही, विनती करती रही कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े लोगों ने कहा है। वहां उस वक्त जो विंग कमांडर होते थे एयरफोर्स के, उन्होंने किताब में ये वक्तव्य दिया है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते थे,
लेकिन वहां की सरकार ने, भारत की तत्कालीन सरकार ने हमें अनुमति इसलिए नहीं दी, कहीं बाराक ओबामा जी ने अपनी बुक में लिखा है कि कहीं वो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा ना कर दे। पुलवामा के अटैक में क्या डिफरेंस था कि अगर हमारे देश की सुरक्षा पे किसी ने नजर तक उठाई, उनके घर में घुसकर हम उनको मार के आए, और ये उनके वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद बोला कि हम कितने रातें सो नहीं पाए, लगता था कि कहीं भारत फिर से कोई एयर स्ट्राइक न कर दे, वो सो भी नहीं पाते थे, ऐसा माहौल हमने दिया। इस वजह से आज पूरे भारत में शांति है। इनके समय पे क्या होता था, कभी कोई शहर दहल जाता था, कभी दिल्ली में हमले, कभी यूपी में हमले, कभी कहीं हमले। लेकिन आपने देखा कि जब हम उनके घर में घुस के उनको सबक सिखा के आए, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होती, वो डरते हैं कि अगर हमने जरा सा भी कुछ किया तो वो लोग पता नहीं हमारा क्या कर देंगे, हमारे घर में घुस के हमें कितना मारेंगे। तो ये फर्क दो नेतृत्व में है, पुलवामा और 26/11 के नेतृत्व में ये फर्क है। ईशान भाई, इस वजह से देश की जनता ने आपको नकारा है, इसी वजह से नकारा है। उस इमेज बिल्डिंग को करने के लिए आप यात्रा पे निकले थे, वो यात्रा आपकी पूरी तरीके से विफल रही है। आ रही हूँ बादल जी, बादल जी बिल्कुल आपके पास आ रही हूँ, साथ ही साथ मुझे सेठी जी के पास भी जाना है, लेकिन इस समय की हेडलाइंस क्या है दर्शकों को जल्दी से बता देती हूँ। यूपी में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले दोषी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा। अहमद मुर्तजा यूएपीए जानलेवा हमले का भी दोषी है, एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पांवटा साहिब के पास लैंडस्लाइड से हाईवे हुआ जाम। उत्तरी गांव के पास भारी भूस्खलन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बदला मौसम, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, घरों में कैद हुए लोग, सड़क पर कई फीट तक बर्फ की बर्फ। पाकिस्तान में पेशावर की मस्जिद में धमाके से अफरा तफरी। धमाके में मस्जिद का एक हिस्सा ढहा। धमाके में 28 लोगों की मौत, करीब 150 लोग जख्मी। सह प्रायोजक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। तो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आया है, और इसी मुद्दे पर बड़ी बहस लगातार जारी है। सीधा रुक आ रही हूं सेठी जी का। सेठी जी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आए कांग्रेस पार्टी में इस मुद्दे को लेकर के। ऐसे हाल में, इतने कंफ्यूजन में 2024 कैसे फतेह करेंगे? देखिए, हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो तिरंगा है वो भारतीय जनता पार्टी का, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, वो देश का तिरंगा है। अगर वहां पे राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया है तो यह गर्व की बात है। लेकिन जो ईशान त्यागी जी ने बड़े वैलिड क्वेश्चन करे हैं, मैं उस बात का समर्थन करता हूं। आप ये बताइए, 1925 के बाद आरएसएस ने कई साल तक तिरंगा का बहिष्कार क्यों किया? आप ये डाटा दीजिए कि जहां वहां पे प्रोग्रेस क्या हुई, रोजगार की क्या स्थिति है, वहां पे पैसा कहां से आया, वहां पे कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई बिजनेसमैन आया कि नहीं आया? आपने उन बातों को घुमा दिया। आपने उन बातों को सेठी जी, किसी ने बातों को घुमाया नहीं है, किसी ने बातों को घुमाया नहीं है। सेठी जी, जवाब मिल रहे थे, ईशान जी ने बीच में टोक दिया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब शुरू से लेकर अब तक 32 मिनट हो चुके, नहीं मिल पाया है सवाल का जवाब। ये कि आखिर इतनी कंफ्यूजन क्यों थी तिरंगा फहराने को लेकर के? कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। नहीं, आ रही हूं मैं आपके पास। सेठी जी, कभी हाँ कभी ना क्यों? ये उनका नैरेटिव है। उन्होंने तिरंगा चाहे अपने पार्टी ऑफिस में फहराएं या लाल चौक पे फहराएं। भारतीय जनता पार्टी को भी तो 8 साल लग गए। उनका तो ये कहना था कि आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस का एजेंडा कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता खुद कह रहे थे। दरअसल नेता ने नेत्री कह रही थी। अब नेत्री का नाम मुझे याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है कि नेत्री साहिबा ने कहा था कि आरएसएस का एजेंडा है तिरंगा फहराना लाल चौक पर। नहीं, वो एक पार्टी का नैरेटिव है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं देश की बात करता हूं। ये देश का तिरंगा अगर फहराया जाता है, ये गर्व की बात है। हर व्यक्ति को, हर पार्टी को तिरंगा फहराना चाहिए। थी जब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। देश का तिरंगा अगर
अगर किस देश बात के की confusion थी? प्रधानमंत्री ठीक है। देश में काम करते हैं, ये उनकी ड्यूटी साजिया। है। प्रोग्रेस इज ए ऑनगोइंग जी, 10 प्रोसेस। सेकंड। जो भी सरकार चुनी जाती है उसका काम है देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, रोजगार प्रोवाइड करे, शिक्षा स्वास्थ्य की सेवाएं प्रोवाइड करे। इसके लिए आप बीजेपी को मत लाइए। जब एक सरकार चुनी जाती है वो देश की सरकार होती है, वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती। आपको यह बताना चाहिए कि आपने कश्मीर। ईशान का मैं सीधा रुक रही हूं। ईशान जी, सवाल यही जो मैं पिछले 36 मिनट से पूछ रही हूं कि आखिर तिरंगा लहराने को लेकर भी कांग्रेस पार्टी में इतना कंफ्यूजन नजर क्यों आया? और अगर यह स्थिति तिरंगा फहराने को लेकर थी, जो देश की आन बान और शान है, तो फिर 2024 में क्या हाल होने वाला है कांग्रेस पार्टी का? शाजिया जी, आपने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत थी, मुझे पता नहीं कि कितना कवर किया नहीं किया, आपने पढ़ा उनका डॉक्यूमेंट कि नहीं पढ़ा पैम्फलेट। ये जो यात्रा थी ये कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं थी, ये भारत के लिए थी। भारत यानी कि हमारा देश, यानी कि हमारे तिरंगे के लिए थी। तो अब ये अगर आप भारत जोड़ो यात्रा देखा हो आपने कवरेज उसका, तो हमेशा भारत जोड़ो यात्रा में पीछे कई तिरंगे पकड़े हुए लोग साथ में राहुल गांधी जी के चलते थे और हर जगह तिरंगा ही फहराया जाता था। रोज सुबह कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं फहराया जाता था। पहली बात तो ये, तो इस मेरे को लगता है कि इस चीज़ में हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को तिरंगे को लेके कोई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन अगर किसी को था तो वो आरएसएस को ही है, जिसका जवाब मुझे नहीं मिला है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अभी विनीत भाई ने बात करी, अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आऊँ इस बात पे। देखिए, लाल चौक पे जब तिरंगा फहराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा होगा, तो देखिए लाल चौक एक सेंसिटिव एरिया, एक संवेदनशील एरिया है। तो कई बार परमिशन मिलती है, कई बार परमिशन नहीं मिलती है। हो सकता है पहले परमिशन ना मिली हो, दोबारा परमिशन मिल गई हो, तो उसको 29 तारीख को संपन्न कर दिया गया कार्यक्रम। इसमें मुझे ये नहीं समझ आता है ये सवाल में क्या कंफ्यूजन है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाल चौक पर तिरंगा फहराना, ये बयान आया था इस बीच, आप लोग भूल गए क्या ईशान जी? माफ कीजिए, आप एक बार रिपीट करेंगे अपना सवाल? इस प्रकार का बयान आया था या नहीं? आरएसएस का एजेंडा है लाल चौक पर तिरंगा फहराना, आपकी नेत्री की ओर से आया था या नहीं आया था? सुर्खियां भी सब झूठ बोलती हैं। आप मुझे बताइए ना कि आरएसएस का एजेंडा कैसे हो सकता है? किसी की व्यक्तिगत अगर कोई टिप्पणी है, किसी की व्यक्तिगत सोच है, तो वो पार्टी की लाइन नहीं हो सकती। पहली बात तो ये, अगर आरएसएस का एक एजेंडा था तो आरएसएस ने मतलब आप क्यों नहीं लहराया? आरएसएस की जो आस्था है वो तिरंगा में क्यों नहीं है? ये बताइए, क्यों नहीं बनाते थे वो? क्यों वो हमेशा देश विरोधी कार्य करते रहे? सवाल उठा दिया आपने आरएसएस पर, जवाब ले लेंगे ईशान जी, लेकिन आप ये मान रहे हैं ना, स्वीकार है ना कि वो एक व्यक्तिगत सोच थी कांग्रेस पार्टी की नेत्री की? मुझे 10 सेकंड टाइम बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति की अगर कोई व्यक्तिगत सोच है, वो पार्टी लाइन से अगर वो पार्टी लाइन से हट के है तो वो उसकी व्यक्तिगत सोच है। कांग्रेस पार्टी को अब तक कोई ना कोई कार्रवाई जरूर कर देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तिरंगे को लेके। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगे को ही फहराया गया, तिरंगे को ही रोज साथ लेके चला गया। ठीक है, बादल देवनाथ जी, विनीत जी आ रही हो आपके पास। बादल जी बात रखिए। मैं 10 सेकंड में एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता और जो राजनीतिक विश्लेषक उससे। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा प्रधानमंत्री थे, उस समय मुरली मनोहर जोशी पार्टी के अध्यक्ष थे। मुरली मनोहर जोशी एकता यात्रा माध्यम में लाल चौक में तिरंगा फैला था। तो मैं उन लोगों को मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, जो उस समय पीवी नरसिम्हा राव या कांग्रेस को भाजपा या आरएसएस ने धन्यवाद दिया था 1991 में मुरली मनोहर जोशी जब एकता यात्रा के माध्यम से लाल चौक में तिरंगा फैलाया था। दूसरा, आज तक 1925 से आज तक कोई भी कार्यालय में आरएसएस का कार्यालय में एक भी तिरंगा कोई झंडा नहीं है, क्यों? और तीसरा है, आरएसएस के अंदर एक भी महिला सांसद क्यों नहीं है? इसका जवाब दे दीजिए। आप दोनों जो है इसका जवाब दीजिए। एक भी आरएसएस में एक भी महिला सांसद क्यों नहीं है? आज तक क्यों नहीं है? विनीत जी जवाब बोलते ही नहीं। बादल देवनाथ जी ने जो सवाल पूछा है, बादल देवनाथ जी ने जो सवाल पूछा है, विनीत जी जल्दी से। बादल जी लौटूंगी मैं आपके पास, मेरा भी एक सवाल है आपके लिए। पहले आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं विनीत जी से, जल्दी से। जी, पहले इन्होंने 1991 की बात की। हमने देखा था ये 1991 को अगर ये पढ़ेंगे तो ये सवाल मुझसे पूछते ही नहीं। कितना विरोध, कितना रोकने की कोशिश की गई थी। पूरा भारत देश इकट्ठा होके 1 लाख लोग इकट्ठा होके श्रीनगर पहुंचे थे। आपकी मजबूरी बनी कि आपको वहां परमिशन देनी पड़ी। आतंकवादियों की चेतावनी के बाद भी गोलियों और ग्रेनेड के हमलों के बीच में तिरंगा फहराया गया था लाल चौक पर। विपिन भैया सुन लो, मैं 18 साल भाजपा में था। 2008 में मैं भाजपा छोड़ दिया। मैं साइंस सेवक था।
मैं इससे क्या इसलिए फर्क तुमको पड़ता है? सवाल का जवाब किया, जवाब लेने के बाद मैं किया। तो 99 पे तुम कांग्रेस को धन्यवाद दिया था मुरलीधर जोशी ने उस समय, कोई वाजपेयी जी धन्यवाद दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी धन्यवाद दिया? नहीं दिया। मैं खुद कह रहा हूं, मैं उस समय था, तो इसलिए मैं तुमको पूछता क्यों नहीं दिया? आज तक क्यों छोड़िए, ये एक कुतर्क महिला है। सांसद क्यों नहीं है? देखिए, तुम दूसरा बता दो। इन्होंने सवाल, अरे आपके बहुत सारे सवाल हैं साहब, सुन लीजिए ना। 2023 तक क्या क्यों आरएसएस का ये कोई चुनावी रैली नहीं है जो आप भाषण करेंगे? जवाब पूछा है तो सवाल क्यों सुनिए। नहीं, बता दो। ठीक है बादल जी मेरा सवाल आपसे यह है कि आप लोग मोदी विरोध की बात करते हैं, एक साथ खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन जब राहुल जी बुलाते हैं ममता दीदी को तब आप लोग एकता के लिए जाते ही जवाब नहीं। ले लीजिए। उस समय लालचक में जब मुरलीधर जोशी ने तिरंगा फैला था उस समय मेरा सवाल सुनिए, साजिया जी, साजिया जी अभी जवाब तो दे दीजिए। टीएमसी कुछ ज्यादा सवाल बोल ही रहा है। करते रहेंगे, सवाल ही करते रहेंगे क्या बादल जी? एक सेकंड लीजिए। बादल जी मेरा सवाल यह है कि जब राहुल जी बुलाते हैं, ममता दीदी को पुकारते हैं बड़े ही प्यार से कि एकता दिखाते हैं मोदी जी को, तब आप लोग जाते नहीं है और वैसे आप डिबेट पे बैठ करके मोदी विरोध का झंडा बुलंद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा मत बोले। मोदी विरोध मतलब क्या? वो देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी का विरोध क्यों करूंगा मैं? मतलब मोदी जी से देश मोहब्बत के है आपको? प्रधानमंत्री, देश के राजा है, मैं उनका प्रजा हूं, मैं एक नागरिक हूं। मोदी जो पॉलिसी जो ले रहा है उस पॉलिसी के खिलाफ हम सब कहते हैं, मोदी जी के खिलाफ नहीं। उसी पॉलिसी के जब आवास योजना के घर बनते हैं मोदी जी तो उन्हें आप अपने नेताओं में बांट देते हैं, तब आपको पॉलिसी लेकिन दिखाई जब नहीं एकता देती। की बात आती है, सवाल ये था उसका जिस्ट ये था बादल जी, जब एकता की बात आती है तब आप लोग तितर बितर नजर आते हैं। मोदी जी के खिलाफ नहीं। ठीक है बादल जी, लेकिन जब एकता की बात आती है विपक्ष की तब आप लोग तितर बितर नजर आते हैं। ममता जी इधर नजर आती है, राहुल उधर नजर आते हैं, नीतीश उधर नजर आते हैं, सब अलग थलग, ऐसा क्यों? ये तो देश का बात है। तो मैडम देश का बात, तुम 2014 से 2022 2023 हो गया। मैडम एक बात बता, 2014 से 2000 आज तक जो बात सब लोग कह रहे हैं, 15 लाख का बात देगा, हर साल 2 करोड़ का नौकरी, मेक इन इंडिया, हाई स्पीड ट्रेन, 5 ट्रिलियन का गवर्नमेंट, स्वच्छ भारत मिशन बंद है, पहले बादल जी का जवाब बंद है, गंगा जमुना संस्कार वो नहीं हुआ, सब तो बंद है। मैं देता हूं बादल जी जवाब। तो आज देखिए, आज तुमने स्मार्ट सिटी अरे सुन लीजिए, 100 राज्यों में बादल जी सुनिए, बादल गरजता ही रहेगा या सुनेगा अभी? क्यों नहीं हुआ? मैं पेट्रोल का दाम देंगे, डीजल का दाम, मुझे लगता है उनके भी थोड़ा सुनने में। ठीक है बादल जी एक बार विनीत जी को सुन लेते हैं, उसके बाद से मुझे अनिल यादव के पास जाना है, जल्दी से बात रखिए। देखिए, हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ टीएमसी, इन्होंने आयुष्मान भारत को वहां इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, जो किसानों के लिए हम योजना लेके आए वो लागू नहीं बंगाल में होने दी। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो हमने गरीबों के लिए घर बना के दिए थे वो अपने नेताओं में इन्होंने बांट दिए। किस तरह से भारत से अलग बंगाल को रखने का इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा है, उसके बाद ये यहाँ पर आके तिरंगा और भारत की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए बादल जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि कैसे आपने आयुष्मान भारत से वंचित रखा बंगाल की जनता को, कैसे बंगाल के किसानों को आपने किसान सम्मान निधि नहीं जाने दी, कैसे गरीबों के घर में आपने अपने नेताओं को जाकर बसा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए और बंगाल की जनता आपको इसका जवाब अगले चुनाव में जरूर देने वाली है। देश को पूरा देश को आप लोगों ने बर्बाद किया। अभी ईशान भाई ने और हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने एक और सवाल पूछा था, उसका मैं 10 सेकंड के अंदर जवाब दे देता हूं। जो ये बार बार आंकड़े, जॉब्स इनकी बात कर रहे हैं, मैंने केवल 2 महीने का आंकड़ा वो दिया था, पूरे साल 2022 का आंकड़ा देता हूं। 2022 में जम्मू कश्मीर में 1,62,00,000 टूरिस्ट आए हैं। जब टूरिस्ट आते हैं तो कितना रोजगार उत्पन्न होता है ये सब लोग जानते हैं। दूसरा आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि 72 सालों में आजादी के बाद 2019 तक, जब तक 370 वहां थी, केवल 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आई थी। 2019 में 370 हटने के बाद केवल 3 सालों में 58,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आई है। 4 मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाए हैं। 20,000 ऐसे घर थे जहां बिजली पहुंची नहीं थी, वहां हमने बिजली पहुंचाई है। नए नए बड़े हम लोग बिजली के प्लांट वहां लगा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया आपने? बारे में ये जरा डिटेल में बता दीजिए, ये सवाल बार बार होता है। मुझे लगता है अनिल यादव भी यही सवाल पूछेंगे, तो जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं जाऊंगी अनिल यादव के पास। बादल जी के बारे में बता दीजिए।
आ रही हूँ बादल जी, आ रही हूँ। जल्दी से कश्मीरी पंडितों का डेटा, जल्दी से समय नहीं। देखिए शाजिया जी, कश्मीरी पंडितों के घर के उनको रिहेबिलिट करने का हम काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर वो ताकतें बैठी हैं, अभी भी वो लोग बैठे हैं जिनको कांग्रेस, हाँ अभी भी बैठे हैं। अभी कहां चलेगा, आपने देखा नहीं, अभी इनके साथ ही घूम रहे थे ना वो। अच्छा, ये लाल आके अरे सर, राहुल गांधी जी के साथ ही वो घूम रहे थे। ये राहुल गांधी के साथ कोई नहीं घूम रहा था। महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूँ, अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ। अपनी कोई वो नहीं है इनकी। वही महबूबा मुफ्ती है ना जो एक जमाने में आपके साथ सरकार में थी, जब बिल्कुल बनाई थी महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार, बिल्कुल बनाई थी। नजर आने लगे नहीं, आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं थे उस समय। आप सुनेंगे तो मैं बता दूंगा आपने क्यों बनाई थी, इसलिए बनाई थी क्योंकि जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम गए थे, जो उन्होंने भंग किया तो हमने सरकार से हम बाहर आ गए। हम नहीं सत्ता की लालच में बाहर आए। इतना समय लग गया सरकार, आप बताइए कितने साल रहे? आपको इतना समय लग गया सरकार में, कितना समय लगा? बताइए ना, बताइए। आपको 1 साल से ज्यादा लग गया, आपको 1 साल से ज्यादा लग गया। देखिए अभी भी शाजिया जी प्रकाष्ठा देखिए, आप जो जिनको टुकड़े बोलते थे उनके साथ ही सरकार बनाते हैं। प्रकाष्ठा ये देखिए दोगलापन है कि ये 370 का लुत्फ उन लोगों के साथ घूम के उठा अनिल रहे हैं जो कहते थे कि अनिल यादव, मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई है विनीत जी के इस बयान पर कि आज उनको महबूबा मुफ्ती एक अलग ताकत नजर आ रही है जो कश्मीरियों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये भूल गए हैं कि एक जमाने में ये उन्हीं के साथ सरकार में थे जो जम्मू कश्मीर में है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र रहता ही है। जब पीडीपी इनके साथ सरकार में थी तो इन्हें बहुत अच्छी लगती थी, तब महबूबा मुफ्ती जी इनकी दीदी हुआ करती थी। अब सरकार में नहीं है तो ये कहते हैं कि सारी दिक्कतें उन्हीं की वजह से। देखिए, आज सवाल अभी क्योंकि आंकड़ों की बात सुन लीजिए त्यागी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोले, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, 10 सेकंड मुझे सुन लीजिए, क्योंकि आंकड़े की बात हो रही थी और त्यागी जी लगातार आंकड़े गिनवा रहे थे। एक आंकड़ा मैं भी दे देता हूँ, द हिंदू की रिपोर्ट है, 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में स्पेशल पैकेज देके 5000 कश्मीरी पंडितों को वहां पर लाया गया, रोजगार दिए गए। आपको बता दूं कि 2022 में मई तक वो अधिकतर 90% उनमें से वापस पलायन कर चुके हैं। तो यह है हकीकत। एक और हकीकत बता देता हूं, राहुल भट्ट नाम के लड़के का आपने नाम बता रहे हैं कांग्रेस वाले। नहीं, आपकी सरकार के टाइम हुआ है वो, आपकी सरकार के टाइम हुआ है। ये आंकड़ा ये है जी, कैसी बात करते हैं भैया, सुन लीजिए पूरी बात, पढ़े लिखे व्यक्ति लाखों कश्मीरी पंडित वहां से नहीं कैसे सुन रहे हैं आप? 5000 की बात कर रहे हैं, लाखों कश्मीरी पंडितों को। राहुल भट्ट का नाम सुना है आपने? राहुल भट्ट का नाम सुना है? नहीं, राहुल गांधी का सुना है। लाखों करोड़ों करने से नहीं होगा, लाखों करोड़ों करने कहने से नहीं होगा। मैं आपको नाम के साथ बता रहा हूँ। ये सब हवा में बात मत करिए कि लाखों हो गया, करोड़ों हो गया, कॉलेज आ गया, ये हवा में बात है। लाखों लोग बेघर हो गए, उनको अपने घरों से निकालकर मार डाला गया, ये हवा की बात है। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस आपको हवा की बात लगता है अनिल यादव जी? सुन लो, ऐसा नहीं चलेगा। अभी आप कह रहे थे तिरंगा फहराना कोई बड़ी बात नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि हवा में बात है कि वहां पे कश्मीरियों को वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था, मार दिया गया था। वहां पर कैसे अनाउंसमेंट की गई थी, पोस्टर लगाए गए थे, आपकी सरकार के होते हुए कोई बचाने उन्हें नहीं गया। किसी ने उनकी गिनती नहीं सुनी कि उनको बचा लिया जाए, और वहां कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर कर दिया गया। 2008 का आंकड़ा आप दे रहे हैं, कहां थे 18 साल? 35 साल के नौजवान कश्मीरी पंडित को मार दिया गया और सारे कश्मीरी पंडित 5 महीने से ज्यादा उन्होंने प्रदर्शन किया। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां पर नहीं गया कि उस परिवार को सांत्वना दे सके। यह है आपका दोगला चेहरा। आप कश्मीरी पंडितों के नाम पे कश्मीरी फाइल्स की फिल्म बनाकर उनका मजाक बना सकते हो, लेकिन उनके लिए कुछ भला नहीं कर सकते हो। मैंने जो आंकड़ा दिया मनमोहन सिंह जी का, घर जाके पढ़ लीजिएगा। 5000 जो आए थे उनमें 99% आज वापस आ गए हैं। ये अरे लाखों को उजाड़ के आप 18 साल बाद 5000 लोगों के बसाने का एक पैकेज देके हमें बता रहे हैं कि आपने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ किया है। शर्म भी नहीं आती है? आपके ऊपर भी उठ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या क्या किया? जल्दी से मैं वही कह रहा हूँ, आपने कितने कश्मीरी पंडितों को वहां पे सेटल करा दोबारा से? उन कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? आप बात कर रहे हैं अभी वहां पे जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, वहां पे चप्पे चप्पे पे फौज लगी हुई है, इस वजह से वहां पे शांति बनी हुई है। हजारों करोड़ रुपया वहां पे जो खर्च हो रहा है वो सिक्योरिटी के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, वहां के लोगों को रोजगार, वहां का लॉ एंड ऑर्डर और वहां पे इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस बात को हम नहीं भूल सकते कि सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है अभी इस समय। बिल्कुल है, कम से कम वो चाहे आप हो या मैं हो, लाल चौक पर जा करके इतनी कुवत रखते हैं अब आज के जमाने में, आज के वक्त तारीख दिन पे कि हम जा करके तिरंगा लहरा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये संभव नहीं था, ठीक है, लेकिन वहां पे कब तक रहेगा ऐसे?